हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑन सीआरपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर हम आज सेक्शन डिस्कस करेंगे 22A। 22A जो है वो हमारे पास जो कोर्ट की जो हमारे पास प्रोसीजर है, जो हमारा जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और 22B जो है वो जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ बताता है। ठीक है, तो फिर वो चीज़ आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो हमने सिर्फ हमारे पास प्रैक्टिस जो है ना वो प्रैक्टिस 22A है, प्रैक्टिस 22A है, जिसमें बात हम करते हैं पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस कि जस्टिस ऑफ पीस की क्या पावर्स हैं, क्या क्या चीज़ वो कर सकते हैं, हम उनसे क्या चीज़ मांग सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस के एग्जिस्टेंस में हम क्या उनसे एड मांग सकते हैं। तो आइए पहले हम उसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। जस्टिस ऑफ पीस, अब सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं हम 22A का। जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया शल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट। जो जस्टिस ऑफ पीस होगा ना किसी भी लोकल एरिया के लिए अपॉइंट होता है। अब जस्टिस ऑफ पीस आप बात जहन में रख लें, जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन होता है, सुपीरियर्स कोर्ट्स कौन सी है, हमारे पास सेशन जज होता है। तो फिर सेशन जज जो है वो हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस है। बस आपने इतना अपने जहन में बिठा लेना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जस्टिस ऑफ पीस कोई सेपरेट तो नहीं है, नहीं, हमारे पास जो सेशन जज है, ठीक है, वही हमारे पास जस्टिस ऑफ पीस होते हैं, वही एक्स ऑफिशियो होता है। अब एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मीन्स जो जस्टिस ऑफ हमारे पास सेशन जज जो है अपनी जो वो सीट होल्ड कर रहा है ना, जिस पोजीशन पर वो बैठे हैं सेशन जज बनकर, अब वो सेशन जज होने पर ही उनको जस्टिस ऑफ पीस बना दिया जाता है। अब अलग से हम अपॉइंट नहीं कर रहे जस्टिस ऑफ पीस किसी और को। अब जो हमारे पास सेशन जज है उनको ही हम जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं। आइए बात समझ में। तो फिर आइए तो इसके हम पावर्स देख लेते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। आइए बात समझ। सेशन जज मीन्स हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर सिविल मैटर होगा तो हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे। तो फिर अगर क्रिमिनल साइड होगा तो फिर हम उसे कहेंगे सेशन जज। तो आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। अ जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट। अब जस्टिस ऑफ पीस की जो वर्ड लिखा गया है वो है शल, उसको वो पावर्स इस्तेमाल करने हैं कहाँ पर? मे बाय नोटिफिकेशन ओ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट, जो अरेस्ट करना है उसको, किसी भी शख्स को, जो पावर्स कॉन्फर्स किए गए हैं पुलिस को 40 हमारे पास 54 के अंदर कि व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। और हमारे पास सेक्शन 55 में क्या बताया गया है? सेक्शन 55 में बताया गया है कि जो हैबिचुअल्स जो अफेंडर्स हैं या फिर वेगाबॉन्ड्स हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस को पावर्स दिया गया है ना, वो सब पावर्स एक जस्टिस ऑफ पीस एक्सरसाइज करेगा। जस्टिस ऑफ पीस मीन्स सेशन जज को वो पावर्स मिल जाते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? हैव विद इन सच एरिया ऑल द पावर्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन 54 एंड एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रेफर टू इन सेक्शन 55। ये बात आ गई कि 54 सीआरपीसी के तहत जो पावर्स एक पुलिस ऑफिसर को होता है ना, कौन से सेक्शन? सेक्शन 54 सीआरपीसी के तहत जो एक पुलिस को पावर्स दिए जाते हैं अरेस्ट के। और सेक्शन 55 के अंदर एक जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस, ठीक है। अब जो भी हो पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज पीएस, ठीक है, और उसके जो पावर्स दिए गए हैं 55 के तहत, वो सब दोनों पावर्स सेक्शन 54 और 55 के वो एक्सरसाइज जस्टिस ऑफ पीस कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चलते हैं सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 हो गया 22A, सब सेक्शन 1 हो गया। इसके अंदर हम सेक्शंस जो हमारे पास 40, 54 और 55 जो है उसके पावर्स मिल जाते हैं जस्टिस ऑफ पीस को। और सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बात करते हैं? सेक्शन 22A सब सेक्शन 2।
सबसेक्शन 2 में बात करता है जस्टिस ऑफ द पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सबसेक्शन 1। अब जो सबसेक्शन 1 के अंदर इसको जो पावर्स दिए गए हैं और अगर उसके उस पावर को वो एक्सरसाइज करते हुए अगर किसी को अरेस्ट करता है तो फिर फोर्थ विथ टेक आर काज टू बी टेकिन द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अब ये कि यहाँ पर जो हमारे पास है सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज़ एक थोड़ी सी बता दी गई है अंदर। हालांकि जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटी जो है 22B में बताई है, मगर यहाँ पर भी थोड़ी सी बताई है जो आपके प्रैक्टिस में नहीं आती। ठीक है, ये जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटी है, अगर कहीं पर बाहर जाकर किसी को अरेस्ट करता है तो फिर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होगी वहाँ पर उसको पेश करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एंड फर्निश सच ऑफिसर विथ रिपोर्ट एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अरेस्ट। अब जिस तरह उन्होंने अरेस्ट किया जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो सब सर्कमस्टेंसेस इन्हें एक रिपोर्ट बनाकर वो पुलिस स्टेशन में इन्हें देनी है। ठीक है, जैसा कि एक पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस जो हमारे पास SHO वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको जैसे कोर्ट में पेश करनी होती है, बिल्कुल इसी तरह जस्टिस ऑफ पीस की भी ड्यूटी है कि वो हमारे पास कहाँ पेश करेंगे, वो पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट देंगे। आ रही बात समझ, यहाँ तक बात क्लियर। एंड सच ऑफिसर शैल देयर अपॉन रीअरेस्ट द पर्सन। और जो ऑफिसर है ना, पुलिस इंचार्ज है, ठीक है, जो ऑफिसर इंचार्ज है PS के पुलिस स्टेशन के, अब जो भी हो SH हो या फिर उसके नीचे रैंक कोई भी हो जिसके पास चार्ज हो, तो फिर उसके बाद अगर वो कहीं अरेस्ट करने के बाद भी अगर वो बंदा कहीं चला जाता है या फिर किसी वजह से उसको किसी सिक्योरिटी पर छोड़ दिया जाता है और बाद में अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बाद में वो उनको अरेस्ट भी कर सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सब सेक्शन 3 बात कर लेते हैं। सेक्शन 22A सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 बात करता है अ जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर्स विद इन सच एरिया टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी टू एड हिम। सब सेक्शन 3 बात करता है कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन से एड मांग सकता है। एड मीन्स हेल्प मांग सकता है, उसकी असिस्टेंस मांग सकता है। असिस्टेंट कौन सी मांग सकता है? असिस्टेंस हमारे पास 2 दी गई हैं, A और B। आइए A देख लेते हैं। इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द ऑफेंस और द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। अब जो पर्सन एस्केप कर गया है, ठीक है, या फिर कोई मीन्स वहाँ से एब्सकॉन्ड होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से छुपने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसको क्या करना है? टेकिंग, उसको रोकना है कि वो बंदा वहाँ से भाग ना जाए। हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो काबिल समात कोई ऐसा ऑफेंस है जो उन्होंने वो ऑफेंस किया है, वो जुर्म किया है, मगर वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकना है। ऐसी मदद कोर्ट उनसे मांग सकती है। जस्टिस ऑफ पीस किससे? पुलिस ऑफिसर से मांग सकती है हेल्प। या फिर अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या फिर कोई भी ऐसा शख्स जिसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आई हो और कंप्लेंट रिटन में हो और उसके बाद जज को लगे कि ये जो बंदा है ये यहाँ से भाग सकता है, एब्सकॉन्ड हो सकता है, एस्केप कर सकता है। एस्केप मीन्स वो जगह छोड़कर चला जाना कहीं और, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद बात करता है आर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, या फिर काबिल एतमाद मालूमात मिली हो ऐसे बंदे की जिसने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो, इस पर भी असिस्टेंस से पुलिस से मांग सकती है। आर रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग सो पार्टिसिपेटेड, या फिर रीजनेबल काबिल एतमाद शक हो उन पर कि ये ऐसे जो है जुर्म में ये शरीक रहा है, ये उसमें शरीक जुर्म रहा है, तो फिर ये जुर्म उसने किया है, तो फिर इस बात पर भी ये असिस्टेंस मांग सकता है। नंबर B पर बात करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन जनरल। अब जनरल के अंदर अगर कोई जुर्म हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी इलाके के अंदर चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर इस बात पर जस्टिस ऑफ पीस जो है पुलिस से ऐड मांग सकती है कि आप इसको रोकें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इन पर्टिकुलर मीन्स कोई स्पेसिफिक चीज़, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की चोरी हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात कर ले हम कि जैसा कि हमारे पास लाइट्स हैं, लाइट्स की जो वारें हैं, हमारे पास जो
और मेन जो खंभे हैं उन पर जो वायरें लगी हुई हैं खंभों पर, ठीक है। अब जो वायरें हैं इन खंभों पर उनकी चोरी हो रही है मुसलसल। अब उनकी चोरी मुसलसल हो रही है तो उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, जस्टिस ऑफ पीस पुलिस से हेल्प मांग सकते हैं। या फिर कोई ऐसा जुर्म मीन्स ऐसा हो रहा है शहर में, फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं छोटे उनको अगवा कर दिया जा रहा है, टाइम टू टाइम अगवा हो रहा है, मीन्स हर आए दिन कोई ना कोई बच्चा अगवा हो रहा है, तो फिर ये पर्टिकुलर हो गया, एक स्पेसिफिक एक क्राइम हो गया, आप उनको रोकें। ये जस्टिस ऑफ पीस जो है पुलिस से एड मांग सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आर डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अब जो पब्लिक का जो सुकून है ना, आम आवाम का जो एक सुकून है वो बर्बाद हो रहा है किसी वजह से। कोई ऐसा जुर्म है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा जुर्म जैसा कि चोरी कर लेना, ठीक है, या फिर किसी को अगवा कर लेना, या फिर ऐसा जुर्म फॉर एग्जांपल स्नैपिंग करना, ठीक है, किसी से कुछ छीन लेना, ज़बरदस्ती करना, डकैती होना, तो फिर ऐसे मामलों में ये पुलिस से हेल्प मांग सकता है जस्टिस ऑफ पीस। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 4 बात करता है वेयर अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एड अंडर सब सेक्शन 3। अब जो भी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है और उनसे सब सेक्शन 3 के तहत उनसे हेल्प मांगी गई है, किससे हेल्प मांगी है, वो पुलिस ऑफिसर से किसने मांगी, जस्टिस ऑफ पीस ने मांगी है, तो फिर क्या समझा जाएगा, सच कॉल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फिर वो कॉल जो है ना, वो जो उसको बुलाया गया है ना, जो एड मांगी गई है, तो फिर वो एक कॉल समझी जाएगी, किससे, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक कॉल समझी जाएगी। जैसा कि एसएचओ है, एसएचओ को कॉल आ जाए आईजी की, ठीक है, आईजी की आ जाए या एसएसपी की आ जाए या फिर सुपीरियर अथॉरिटी की कॉल आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा जस्टिस ऑफ पीस की कॉल को। यहाँ पर बात क्लियर है। उसके बाद सब सेक्शन 5 बात करते हैं। सब सेक्शन 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। अ जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया। सब सेक्शन 4 हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। 22 सब सेक्शन 4 भी हो गया। सब सेक्शन 5 की तरफ जा रहे हैं। सब सेक्शन 5 क्या बात करता है, सब सेक्शन 5 बात करता है जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया एनी मे इन अकॉर्डेंस विथ सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जस्टिस ऑफ पीस जो है ना, किसी एरिया के लिए वो अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पर अपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सेशन जज जो भी हैं वो सब जस्टिस ऑफ पीस हैं, ठीक है। तो फिर वो अकॉर्डेंस जो भी रूल्स हैं उनके मुताबिक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, ए के अंदर, सब सेक्शन 5A के अंदर क्या कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, किसकी, आइडेंटिटी के लिए, किसी की किसी शख्स की शनाख्त के लिए कि हाँ ये शख्स वही शख्स है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो शनाख्त के लिए सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। नंबर बी में क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो जस्टिस ऑफ पीस के पास पेश किए जाएं और उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। सी में कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उनके पास पेश किए गए हैं उनको अटेस्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम सब सेक्शन 6 पर। सब सेक्शन 6 हमारे पास जो मेन जो प्रैक्टिस है ना वो है सब सेक्शन 6, 22A सब सेक्शन 6। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सब सेक्शन 6 कहता है एन एक्स ऑफिशियो। अब एक्स ऑफिशियो की डेफिनेशन आप कहाँ पढ़ेंगे, एक्स ऑफिशियो की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, डेफिनेशन नहीं मगर एक्स ऑफिशियो को बताया गया है सेक्शन 25 के अंदर कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है। एक्स ऑफिशियो मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, मीन्स जिस ऑफिस को वो होल्ड कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल सेशन जज है तो फिर वो सेशन जज है ना, तो फिर सेशन जज होने के बाद ही उनको ये एडिशनल पावर्स दिए जाते हैं एडिशनल सेशन जज के, मीन्स सेशन जज होने के बाद ही उनको दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, हमारे पास और भी हमारे पास कोर्ट्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, सीनियर सिविल और असिस्टेंट सेशन जज हैं, ठीक है, उनको तो पावर नहीं दिया जा रहा, मगर ये किसको दिया जा रहा है, सेशन जज को दिया जा रहा है जो कि बाय वर्च्यू ऑफिस वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड एक्स ऑफिशियो मीन्स जो एक्स मीन्स आपने तो ये तो बात आपके जहन में होगी कि एक्स मीन्स जो पुरानी बात, जो पहले वाला मीन्स पहले जो पावर इनके पास मौजूद है ना उस पावर की वजह से ही इनको ये पावर्स दिए गए हैं, वो कहलाएगा हमारे पास एक्स ऑफिशियो।
Justice of the peace may issue appropriate direction to the police authorities concerned on a complaint regarding। अब उनके पास सबसेक्शन 6 22A सबसेक्शन 6 के तहत अगर किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट आए तो फिर वो क्या कर सकता है। अब कंप्लेंट आ जाए कि सबसेक्शन 6(1) की आ जाए कंप्लेंट। सबसेक्शन 1 में क्या है, एक कोई बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में, अगर कोई ऑफेंस होता है और वो FIR नहीं काटते तो फिर उसको डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है FIR काटे। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। अब नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस मतलब सिंपल समझ लें आप FIR, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, सबसेक्शन 1 FIR की। सर हम पुलिस स्टेशन तो गए, हमने सारी स्टोरी बताई, हमने रिटर्न में दिया, हम SSP के पास भी गए, SSP ने कोई डायरेक्शन नहीं दी, ये ऑफेंस हमसे हुआ है, ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, मगर पुलिस जो है वो जो FIR काटने से मना कर रही है, FIR नहीं काट रही, हमें आसरा दे रही है, तो फिर वो एक रिटर्न में सबसेक्शन 22A सबसेक्शन 6(1) इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 22A सेक्शन 22A 6(1) 22A 6(1) के तहत आप FIR दर्ज करवाने के लिए ऑर्डर कोर्ट से ले सकते हैं, मगर शर्त यह है कि आपकी जो है इन्फॉर्मेशन वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कंप्लेंट जो है उसमें दम होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई जुर्म हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको मारा है, तो फिर वो मेडिकल आपकी सपोर्ट करते हों। ऐसा नहीं है आप आकर खड़े हो गए सर हमें ये मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा रीज़नेबल सस्पिशंस नहीं है, और आपके दरमियान अगर कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर भी वो डायरेक्शंस कोर्ट्स नहीं करेगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सबसेक्शन 2 बात हमारे पास 2 बात करता है 22A 6(2) क्या बात करता है, ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। ये बात करता है इन्वेस्टिगेशन की ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस ऑफिसर। फॉर एग्जांपल आपका कोई FIR हो गई, FIR के बाद फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हुई, उससे पहले आपको लगता है कि जो हमारे पास आपकी जो इन्वेस्टिगेशन जिस ऑफिसर के पास है ना, वो ऑफिसर मालाफाइड इंटेंशन से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आ रही बात समझे, आपको उन पर एतमाद नहीं है, तो फिर आप फ़ौरन कोर्ट में वो रेमेडी अवाइल करने आ जाएंगे कोर्ट के अंदर कि सर हमें इन बंदे पर एतमाद नहीं है, हमारी यहाँ से ट्रांसफ़र करके किसी और पुलिस ऑफिसर को दी जाए। ठीक है, यहाँ तक बात 2 हो गया। अब 3 की बात करेंगे। 22A सबसेक्शन 6(3), ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ये हमारे प्रैक्टिस में सिर्फ तीनों ये चीज़ें आएंगी बस। 22A 6 आएगा बस, ठीक है, 6 1 2 3 तीनों। अब 3 में क्या बात करता है, 3 बात करता है, ठीक है, रिगार्डिंग निग्लेक्ट फेल्यूर आर एक्सेस कमिटेड बाय अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन टू इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज। अब जो पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है ना, वो उसको निभाए ना, ठीक है, वो उसको करने से इनकार करे, ड्यूटी करने से, या फिर वो एक्सेस अपने पावर्स इस्तेमाल कर ले, अपनी ड्यूटी जो है, जो अपना पावर्स उनको दिया गया है उनसे हटकर वो एक्सेस इस्तेमाल कर ले, मीन्स ज़्यादा इस्तेमाल कर ले अपने पावर्स। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर 3 समझ में आ गया, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कोई नेग्लिजेंसी हो या फिर पुलिस ऑफिसर कोई पावर्स जो है वो एक्सेस यूज़ करे, ठीक है, एक्सेस पावर्स अपने यूज़ करे, ठीक है, कमिटेड बाय अथॉरिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? आप यहाँ तक देख लें, अगर किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपका सवाल बनता हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप देख लें, इन पर हम अथॉरिटी भी 2-3 देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल आपका है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम अब इसका स्कोप देख लेते हैं कि स्कोप क्या है।
स्कोप की बात करते हैं तो सेक्शन 22A इज इंटेंडेड टू लेसन द बर्डन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 199। अब 199 की जो रिट है ना, वो बर्डन हाई कोर्ट क्या हटा दिया, हाई कोर्ट से बर्डन थोड़ा कम कर दिया कि आप ये जस्टिस ऑफ पीस बना देते हैं, छोटे मोटे मामलात वो वहीं हल हो जाए। आ रही बात समझ में? अगर वहाँ कोर्ट से हल नहीं होंगे तो उसके बाद सेकंड स्टेप पर हमारे पास आएगा। ठीक है, ये जो बर्डन है ना हाई कोर्ट का 199 का, वो बहुत ही कम हो गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, एफआईआर नहीं काटी जाती थी, जस्टिस ऑफ पीस सेशन जज के पास पावर नहीं होते थे एफआईआर के लिए, तो फिर डायरेक्ट वो 199 के तहत जाते थे, रिट पटिशन फाइल करते थे हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इस पर अथॉरिटी है, बट सच पावर्स कैन ओनली बी एक्सरसाइज इफ लोअर कोर्ट हैज़ नॉट अप्लाइड माइंड आर हैड ओवरलुक्ड सम मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द केस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हाई कोर्ट के जो पावर है 199, वो तब तक अमल में नहीं आएगा जब तक सेशन जज उन पर जुडिशियल माइंड सही अप्लाई करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके बाद उन पर अमल कर दिया जाएगा। ये अथॉरिटी आप नोट कर लेना, कुछ अथॉरिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये स्कोप की बात कर रहा हूँ मैं। 2005 MLD पेज नंबर जो है हमारे पास 1593, पेज नंबर 1593। उसके बाद चलते हैं सेशन जज से या एडिशनल सेशन जज जो भी हैं, वो अपनी जो वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस वुड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज एट कोर्ट। वो अपनी ड्यूटीज़ की तरह वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जैसा कि वो ट्रायल वगैरह चलाते हैं इस तरह, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं और इसमें कुछ भी आप कोर्ट्स के पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि आप किसी भी कंप्लेनेंट पर, अगर वो कंप्लेनेंट झूठी है तो फिर उन पर आप फाइन नहीं लगा सकते। आधी बात समझे? कोर्ट जो है कास्ट या फिर फाइन नहीं लग। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने बी पर कंप्लेंट की कि ये हमारे पास ये मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे हिरासा कर रहा है, इनके अगेंस्ट एफआईआर काटी जाए। मगर ए जो है वो सेशन जज ने ए को जो है वो क्या किया, ए की बात को नहीं माना और ए को कहा कि आपकी बात जो है वो क्रेडिबल नहीं है, आपकी बात कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है। तो फिर इसकी क्या करेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा या फिर डिसमिस करेगा, एक की बात है। ठीक है, डिसमिस रिजेक्ट करेगा। मगर ऐसा नहीं है कि ये आपने डिसमिस कर रहे हैं इनको झूठ समझकर आप इन पर फाइन लगा लें, इन पर फाइन नहीं लगेगी। ठीक है, इन पर भी अथॉरिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2010 YLR पेज नंबर जो है वो है 1598। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद एक और अथॉरिटी आप देख लें, प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 22A 22B CRPC आर नॉट मीन्ड टू इंटरफेयर इन द judicial functions of the court if after investigation the challan is submitted and cognizable is taken by the court of competent jurisdiction। अब जो competent jurisdiction मीन्स हमारे पास मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, अगर वहाँ पर एफआईआर कट गई हो और चालान पेश हो गया है 173 के तहत, तो फिर अब 22 हमारे पास ए या फिर बी में जस्टिस ऑफ पीस इंटरफेयर नहीं करेगा। इन पर भी अथॉरिटी है, आप देख लें। 2005 पेज नंबर जो हमारे पास YLR ईयरली लॉ रिपोर्टर, उसका पेज नंबर जो है 31, पेज नंबर 31-7। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद एक बात मैं थोड़ी सी और आपको बता दूँ कि जहाँ पर पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट, जब सिविल सूट कहीं पर पेंडिंग हो, क्या उन पर हमारे पास जो है ये सेक्शंस जो अप्लाई होंगे। सिविल सूट्स पेंडिंग सर्कमस्टेंसेस रिफ्लेक्टिंग दैट प्रोसिक्यूशन स्टोरी वाज कंकॉक्टेड बट प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द चालान सबमिटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट व्हिच वाज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट इम्प्यूड ऑर्डर बीइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सेक्शन 173 लायबल टू बी सेट असाइड अंडर सेक्शन 561A CRPC।
अब अगर कोई सिविल लिटिगेशन चल रही है और एफआईआर भी अगर काटी गई है तो फिर ये बियॉन्ड द पावर्स है और वो सेट असाइड कर लिया जाएगा। वो बताया गया है हमारे पास हाई कोर्ट से सेट असाइड होगा, ठीक है। 561A के तहत वो अथॉरिटी है 2007 YLR पेज नंबर 930। और इसके बाद सिविल डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो फिर हमारे पास नो क्रिमिनल लायबिलिटी पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय जस्टिस ऑफ पीस नॉट सस्टेनेबल। अब क्रिमिनल सूट चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है और उसके बाद कोर्ट जो है ऐसा हमारे पास कोई क्रिमिनल ऑर्डर पास नहीं करेगी एफआईआर वगैरह का। वो हमारे पास अथॉरिटी है 2016 YLR पेज नंबर जो है वो है 272। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 22B। पर इसका थोड़ा ऑब्जेक्ट भी देख लें कि हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो है इज़ नॉट ओनली देट इफ़ ग्रीवेंस इज वॉइस्ड with regard to non-registration of FIR and cognizable offence, the justice of peace in terms of said section only direct suggest as to whether in terms of section 154 CRPC। अब जो 154 CRPC में जो पुलिस ऑफिसर को जो पावर्स दिए गए हैं FIR वगैरह का दर्ज करने के, अगर वो नहीं करता है ऐसे वगैरह काम तो फिर उनके लिए ये खास तौर पर बनाया गया है। इन पर अथॉरिटी आप देख लेना PLD 2009 कराची पेज नंबर 14। कौन सी अथॉरिटी है इन पर? इन पर अथॉरिटी है 2009, ठीक है। ये PLD 2009 पेज नंबर जो है पेज नंबर है कराची की अथॉरिटी है, ये पेज नंबर 14, ठीक है। ये अथॉरिटी अभी आप देख लेना।